आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है, मुंह को थोड़ा सा खुला रखते हुए मन को जीभ के बीच में स्थिर करो, अथवा जब सांस चुपचाप भीतर आए तो हकार ध्वनि को अनुभव करो। मुंह को थोड़ा सा खुला रखते हुए मन को जीभ के बीच में स्थिर करना। फिर से एक अद्भुत और क्रांतिकारी यात्रा, रिवोल्यूशनरी, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड स्पॉन्टेनियस। मन जिसकी हम इतनी चर्चा करते हैं, वो सचमुच में है क्या? मन हमारे संस्कारों, विचारों, अनुभवों, स्मृतियों, इन सब का इकट्ठा जोड़ है। लेकिन जोड़ है, फिर वो है कहाँ पर जोड़? इकट्ठा तो हो गया, जुड़ तो गया, लेकिन उसे पाएं कहाँ पर? ये सूत्र इसी रहस्य की ओर हमें लेकर चलता है। मन वहीं पर मिलता है जहाँ पर वो केंद्रित हो जाता है, जहाँ पर उसे स्थिर कर दिया जाए। इसीलिए अगर हम ऐसी बात करें कि वो अनुभवों, विचारों, संस्कारों, स्मृतियों का जोड़ है और उन सब का एक प्रवाह है, बात एब्स्ट्रैक्ट जैसी जान पड़ती है कि उसको पकड़ना, समझना मुश्किल। ये सूत्र एक छोटे से प्रयोग को करने के लिए कहता है कि मुंह को थोड़ा सा खुला रखते हुए मन को जीभ के बीच में स्थिर करें। अब ये मन की एक विशेष प्रकार की गति के लिए है। शरीर अपने आप में पूरा रहस्य है। हमें रहस्य की तलाश में कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हम मन की गति को समझ पाएं तो हमारा शरीर ही हमारे लिए सारी प्रयोगशाला बन जाता है। अगर शरीर प्रयोगशाला ना बन पाए तो फिर कोई हिमालय भागे, जंगल भागे, यहाँ वहाँ कहीं भी भागे, उसको अनुभव नहीं घटेगा। क्योंकि ऊर्जा की गति, उसका मोमेंट और उसकी जो यात्रा है वो तुमको अपने शरीर से ही अनुभव में आएगी। कई जगह मन अपने आप काम करता रहता है, उसीलिए शरीर हमारा टिका रहता है, बचा रहता है। इसीलिए बॉडी माइंड मैकेनिज्म है, शरीर मन की इकट्ठी यात्रा। तुम अपने केंद्रित करने के स्वभाव को, मन को स्थिर करने की जब बात कही जा रही है तो तुम थोड़ा चौंकोगे कि मन ही नहीं जानते हैं तो उसको स्थिर कहाँ करें। लेकिन यहीं पर सूत्र का रहस्य है कि तुम बस स्थिर होने की कोशिश करो किसी खास जगह पर और तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा। मन स्थिरता या केंद्रित होने की या सेंटर्ड होने की एक अवस्था है, वहीं पर वो पाया जाता है। तुम शरीर की किसी भी जगह पर अपने मन को केंद्रित कर सकते हो, उसके अलग अलग परिणाम होंगे। कई परिणामों से तुम परिचित भी हो। तुम अपने पेट पर अपने केंद्रित करने के स्वभाव को लाओ, मन को लाओ। जब कहा जाएगा तो अर्थात ट्राई टू बी सेंटर्ड, केंद्रित होने की कोशिश करो। अगर तुम अपने पेट पर अपने
मन को केंद्रित करो या ठीक अर्थों में बस केंद्रित हो जाओ, तो तुम्हें भूख लग सकती है, तुम्हें प्यास लग सकती है, तुम्हें भय लग सकता है, तुम्हें उल्लास का, उत्साह का अनुभव हो सकता है। बहुत सारे ऐसे अनुभव जो तुम्हारे पेट से जुड़े। तुम अपने काम केंद्र पर, सेक्स सेंटर पर अपने मन को ले जाओ। सबसे ज़्यादा एक्टिव प्रकृति ने तुमको वही केंद्र दिया है, तुरंत ही तुम वहाँ पर गति, सक्रियता, एक्टिविटी अनुभव करोगे। मन गया, केंद्रित हुआ नहीं, एक्टिविटी शुरू हुई। लेकिन बात इतनी नहीं है, शरीर तो बड़ा व्यापक है और शरीर की यात्रा भी बहुत बड़ी है। जितनी जितनी खोजें अध्यात्म में करी गई हैं, वो बस इसी बात से हुई हैं कि मन को कहाँ पर केंद्रित कर दिया गया। जिन लोगों ने अपने मन को हृदय पर केंद्रित कर दिया, उनके माध्यम से ही भक्ति पैदा हुई, उनके माध्यम से ही प्रेम पैदा हुआ, उनके माध्यम से ही सारा जो काव्य है वो पैदा हुआ। क्योंकि तुम्हें प्रेम के लिए, भक्ति के लिए, काव्य के लिए हृदय की ज़रूरत है। तुम हृदय के बिना उसको अनुभव नहीं कर सकते। शरीर तुम्हारा बस ट्रांसमीटर है, तुम कहाँ पर ट्यून कर रहे हो। मन उसमें बहती हुई ऊर्जा है, वो ऊर्जा कहाँ पर केंद्रित हो जाएगी, वहाँ से सारे बदलाव आएंगे। हृदय का अनुभव भी ज़्यादातर लोगों को होता है, मस्तिष्क का अनुभव भी बहुत सारे लोगों को होता है कि तुमको कुछ विचार करना है, तुमको चिंतन मनन करना है, तुम्हें गणित के ढंग से सोचना है, तर्क वितर्क के ढंग से सोचना है, तो तुमको अपने मस्तिष्क में केंद्रित होना पड़ेगा। ना कुछ कम है, ना कुछ ज़्यादा है, ना कुछ ऊंचा है, ना कुछ नीचा है। ये बात पहले समझ लेने की ज़रूरत है। उपयोगिता के अनुसार ही मन की यात्रा हमको लेनी पड़ती है। हम क्या कर रहे हैं, मन का वही उपयोग हमें करना होगा। अगर हम प्रेम में डूबना चाहते हैं तो हमको मन को हृदय पर लाना पड़ेगा। हम प्रेम में डूबना चाहते हैं और मन को मस्तिष्क में बनाए रखें तो कभी प्रेम संभव नहीं होगा। इसी तरह से अगर तुमको एक स्वाभाविक जीवन जीना है, नैसर्गिक जीवन जीना है, अपनी प्रकृति के साथ जुड़कर जीना है, तो तुमको अपने नाभि केंद्र पर उतरना होगा, अपने नेवल सेंटर पर। जब तुम अपने मन को अपने नाभि केंद्र पर केंद्रित करोगे, तुम सबसे ज़्यादा नैसर्गिक होगे, तुम सबसे ज़्यादा नेचुरल होगे। जो लोग अपने शरीर के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, वो प्रयोग करके देख सकते हैं कि शरीर के किसी खास अंग पर अपने मन को ले जाने मात्र से एकदम से तुम्हारे अंदर बदलाव घटता है। कभी तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा किया जा सकता है, कभी तुम्हारे अंदर शांति पैदा की जा सकती है, कभी कुछ। अलग अलग भाव दशाएँ स्टोर्ड हैं तुम्हारे भीतर। जो लोग कुशल हैं वो अपने शरीर का एक वाद्ययंत्र की तरह उपयोग करते हैं, वायलिन की तरह या वीणा की तरह या किसी भी, कीबोर्ड भी कह सकते हैं। वो सारे एग्जाम्पल पुराने लगते हैं। लेकिन अगर हम शरीर का ठीक उपयोग नहीं जानते तो हम टकराते हुए कभी कभी बहुत सारी चीज़ें अनुभव करते हैं। अचानक बिना किसी कारण के हमारे अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, बिना किसी कारण के हमारे अंदर उदासी पैदा हो जाती है, बिना किसी कारण के बहुत सारे भावों का उतार चढ़ाव हमारे अंदर होता है। उस सारी प्रक्रिया के बीच में होता क्या है, अगर जागरूक होकर देखेंगे कि तुम्हारा मन से यहाँ पर जो अर्थ है वो समझें केंद्रित होने की
प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ सेंटरिंग, वेर एवर यू आर सेंटर्ड इट इज़ योर माइंड। पकड़ा हुआ मन, वैसे तो मन प्रवाह में है, गति में है, वो तुम्हारी पकड़ में नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम केंद्रित होगे मन पकड़ में आ जाएगा। वो मन ही होगा जो केंद्रित हो रहा होगा। तो अलग अलग भाव दशाएं पैदा होती हैं अलग अलग जगहों पर केंद्रित होने के कारण। वो हम दुर्घटनावश केंद्रित होते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, किसी भी। अपने शरीर के अलावा भी अगर तुम गौर से देखोगे कि बाहर के जगत में भी अगर तुम कहीं थोड़ा ज़्यादा देखने लगते हो ध्यान देकर, तो तुम्हारे अंदर बदलाव आने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा मन बदलने लगता है। बाहर के जगत की हर चीज़ अपनी एक विशेष फ्रिक्वेंसी में है, विशेष ऊर्जा तरंग में है। बाहर दिखने वाला हर चित्र, हर दृश्य, हर चीज़ अपनी एक खास ऊर्जा में, खास तरंग में है। तुम अगर उस पर ध्यान दो, तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा। वो बदलाव भी महसूस किया जा सकता है, लेकिन बाहर का जगत जैसा है वैसा है, उस पर तो तुम कुछ कर नहीं सकते। तुमको पहले तो अपने शरीर के जगत के प्रति, शरीर के संसार के प्रति जागना होगा, तब तुम उस परिप्रेक्ष्य में, उस रोशनी में, उस लाइट में बाहर के संसार को भी समझ पाओगे। इसके पहले संभव नहीं। इस सूत्र में जीभ के बीच में, हमारी जो जीभ है उसके बीच का जो केंद्र है वो अपने आप में बड़ा ही मिस्टीरियस है, बड़ा ही रहस्यमय है। और ये केंद्र विचार शून्यता का है, विचारों से पार ले जाने का, विचारों को गति देने का काम भी ये जीभ ही करती है। क्योंकि जब विचार शब्द बनते हैं, वाणी बनते हैं, तो जीभ के उपयोग से ही वो एक्सप्रेस होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। तो जीभ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल इसमें प्ले करती है। और ये अकारण नहीं है कि हमारी वाणी और जीभ के बीच एक रिश्ता है। विचार और वाणी के बीच रिश्ता है, वाणी और एक्सप्रेशन, इन सब के बीच। और जीभ का जो मैकेनिज़्म है, एक बड़ा इंट्रिकेट सा रिलेशन, गूढ़ सा रिश्ता बना हुआ है। तुम्हारी ज़बान काट दी जाए तो बोलना संभव नहीं, फिर विचार रह जाएंगे लेकिन शब्द नहीं होंगे, वाणी नहीं होगी। तो इसलिए जीभ का केंद्र अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी अचानक तुम्हारी पकड़ में वो आता है और तब तुम विचार मुक्त होते हो, विचारों से तुम आगे छलांग ले गए होते हो। जैसे तुम कोई बहुत अच्छा दृश्य देख रहे हो प्रकृति का, या तुम कोई बहुत अच्छा संगीत सुन रहे हो, या बहुत अच्छा कोई प्ले देख रहे हो, या कोई मूवी देख रहे हो बहुत अच्छी, और तुम इतने खो गए हो उसमें, उसने तुमको इतना ओवर पावर कर लिया हो कि तुम्हारा मुंह खुल जाता है। इसी को कहते हैं अवाक रह जाना। अक्सर जब लोग आश्चर्यचकित होते हैं तो मुहावरा भी कहते हैं मुंह बाएं देखते रहना, यानी मुंह खुला है और तुम देख रहे हो। इसीलिए शिव ने कहा कि मुंह को खुला रखते हुए जीभ के बीच में अपने ध्यान को लो। ये तुम्हारा कॉन्शियस एफर्ट है, तुम अपने आप भी उसमें जाते हो। अचानक तुम्हारा मुंह खुल गया, कभी कोई तुम्हारा प्रियजन बरसों के बाद तुमसे मिल गया, अचानक तुमने उम्मीद नहीं करी थी, और पहली प्रतिक्रिया यही होती तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाता। या कोई ऐसी दुर्घटना जिसकी तुम उम्मीद नहीं कर रहे थे वो हो जाए, तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाता है। अक्सर तुम कहते हो अरे। इसके अलावा भी कभी कुछ ऐसा तुम कह डालो या तुम कुछ ऐसा देख लो, तो अक्सर एक टिक्स है, एक ऐसी
सहज क्रिया है जो लोगों के माध्यम से घटती है, अपनी ज़बान काटना। तुम अक्सर अपनी ज़बान दांतों के तले दबा लेते हो, क्योंकि एक्सप्रेशन की जो अभिव्यक्ति की सीमा है उसका तुम्हारी जीभ से कुछ रिश्ता है। तो जब कुछ तुम ऐसा देख लेते हो, सुन लेते हो, या ऐसा तुम्हें कहना होता है या नहीं कहना होता है जो तुम्हारी अभिव्यक्ति की सीमाओं से बाहर होता है, तो तुम ज़बान काट कर रह जाते हो। इसके बड़े वेरिएशन हो सकते हैं, इसी घटना के बड़े बड़े वेरिएशन हैं छोटे छोटे अंतर पे, लेकिन ये सब अपने आप होता रहता है। और उस क्षण में अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हारे विचार ठहर गए होते, अचानक तुम्हारे विचारों ने यात्रा बंद कर दी होती है। तुम्हारे अंदर जो उथल पुथल थी वो ठहर गई होती। मुंह का खुल जाना और जीभ का ठहर जाना एक्सटेटिक एक्सपीरियंसेस में से है, और एक्सटेटिक एक्सपीरियंसेस में ही वो ऐसा अनुभव में आता है, चाहे वो नेचुरल कोई ऐसी इवेंट हो या कैलेमिटी हो। मान लो कोई सुंदर चीज़ घट रही है, तब भी अचानक भूकंप आ जाए या कुछ ऐसा सुनामी, तब भी तुम कुछ कर नहीं पाओगे, बस मुंह खोल के देखते रह जाओगे। या गहरे प्रेम के क्षण हो, या गहरे ध्यान के क्षण हो, या गहरे शांति के क्षण हो, सब में तुम्हारा मुंह थोड़ा सा खुल जाएगा। ये सहज क्रिया है, और तुम्हारी जीभ स्थिर हो जाएगी, स्टिल हो जाएगी। इसका दूसरा पहलू भी है, अगर विचार बहुत हैं तो जीभ कांपती रहेगी। अगर विचार बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर उपद्रव कर रहे हैं तो तुम अपने जीभ को स्थिर नहीं रख सकते। जो लोग किसी न किसी प्रकार के सप्रेशन के शिकार हैं, तुम अक्सर उनके मुंह को गति करता हुआ देखोगे। उन अंदर अंदर तो जीभ कांप रही होगी या मुंह भी गति कर रहा होगा। जितने नशे खोजे गए, जैसे धूम्रपान, पान खाना, तंबाकू खाना या च्युइंगम खाना, ये सब उसी का सब्स्टिट्यूट है कि तुम्हें मुंह चलाते रहना है। तुम अपने मुंह को शांत नहीं रख सकते। शांत बैठना जितना मुश्किल है, कभी तुम गौर करना, उससे ज़्यादा मुश्किल है अपनी ज़बान को और होठों को स्थिर करके बैठना। तुम शरीर से तो शांत स्थिर बैठ सकते हो, लेकिन अंदर देखोगे कि तुम्हारी ज़बान सब बोल रही है, शब्द बन रहे हैं, मुंह भी चल रहा है। बस अभी यंत्र उसको ज़ोर से नहीं कह रहा है, लेकिन तुम साइलेंट ढंग से अपने चुप में सब बोले चले जा रहे हो, तो वो कंपन चलता रहता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे व्यक्ति सिगरेट पी रहा है या कोई चीज़ ऐसी खा रहा है जिसमें मुंह की गति हो रही है, उससे यही पता चलता है कि इसके अंदर बेचैनी है, उत्तेजना है, हलचल है, विचारों का अतिरेक है। वो शांत नहीं बैठ सकता, उसको कुछ न कुछ करना है। इसीलिए जब व्यक्ति ज़्यादा परेशान होता है, अवसाद घेर रहा होता है या विचार उसके ऊपर आक्रमण कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा खाने लगता है। मुंह चलना चाहिए, जिससे तुमको थोड़ी शांति मिलती है। तुम्हारा वही केंद्र जो विचारों को स्थिर बनाने का काम कर रहा था, किसी क्रिया में, किसी एक्टिविटी में शामिल होकर, इन्वॉल्व होकर थोड़ी शांति अनुभव करता है, तो लोग ज़्यादा खाने लग जाते हैं या लोग बोलने लग जाते हैं। लोगों को देखो तो बोलने की बीमारी है। बोलना तो काम चला हुआ है, यूटिलिटी है, लेकिन कुछ लोगों को तुम देखो तो वो कहेंगे कि बिना बोले उनको चैन नहीं है।
कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है, क्यों बोलना है? ज़रूरत है कुछ एक्सप्रेस करने की, कुछ शेयर करने की, तब तो ठीक है। लेकिन उनको दिन में एक फिक्स्ड कोटा चाहिए जिसमें वो बोल पाएँ, उसी को गपशप भी कहते हैं। बेकार में बोलना है, बैठकर एक्सरसाइज करनी है बोलने की, अपनी एंजाइटी को, अपने उपद्रव से घिरे हुए मन को थोड़ा सा संतुलन देना है। लेकिन ये सब बीमारी है, इन सब पर हमें काम करना होगा। इन सब पर जब हम काम करेंगे तभी अपने विचारों की गति को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। जागरूक होकर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में आएंगी। अब अगर इस प्रयोग को करें तो सप्रयास अपने एफर्ट के साथ अपना मुंह थोड़ा सा खोलें, जैसे बोलते समय खोलते हैं। इनर हार्मनी मेडिटेशन में हमने इसको पहले से ही शामिल किया हुआ है। इस प्रयोग को थोड़ा सा मुंह खोलते ही तुम शांति अनुभव करते हो। कभी तुम प्रयोग करके देखो, अगर तुम सचमुच में बेचैन हो, अशांत हो, तो तुम्हारे जबड़े भिंच जाते हैं, तुम्हारे होठों पे बहुत दबाव होता है। ऐसे में अगर तुम थोड़ा सा मुंह खोलते हो, तुम गहरी शांति अनुभव करते हो, और खुले हुए मुंह से अगर तुम सांस लेते हो तो तुम्हारी बेचैनी और ज़्यादा समाप्त होती, और ज़्यादा रिलीज होती। इतनी सामान्य घटना से, इतनी सामान्य प्रक्रिया से तुम अपनी बेचैनी को अपने से बाहर हटा सकते हो। अगर उसमें अपनी जीभ पर केंद्रित होने का प्रयोग भी शामिल कर लो तो ये सोने पर सुहागा बन जाता है। मुंह तो खुला, तुम रिलैक्स हो गए, और जीभ के बीच में, सेंटर में तुम केंद्रित हुए। शुरुआत में मुश्किल होगा क्योंकि आदत नहीं है। अभी मुझे सुनते हुए भी प्रयोग कर सकते हैं। शुरुआत में मुश्किल होगा क्योंकि हम विचारों के साथ बहने के ही आदी हैं। लेकिन अगर एक बार हम इस केंद्रित होने के स्वाद को जानेंगे तो अचानक एक नई दुनिया खुलेगी हमारे सामने। विचार ठहरेंगे तो विचारों के पार का जगत खुलेगा, और हम वो सुन पाएंगे, वो अनुभव कर पाएंगे जो विचारों के पार से आता है। विचार हमारे लिए एक सीमा खड़ी करते हैं क्योंकि वो हमने ही अपने तादात्म्य से, अपने आइडेंटिफिकेशन से उनको पकड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम विचारों को अपना मानते जाते हैं, सीमाएं हमारे लिए विकट होती जाती। विचारों से मुक्ति का इंटेलेक्चुअल रास्ता भी है कि विचारों को अपना मानना छोड़ दें। लेकिन इंटेलेक्चुअल लोगों की बीमारी यही है कि वो अपने विचारों को अपना ही मानेंगे। सारा लड़ाई झगड़ा झंझट उनका यही है, मेरा विचार ये है, मेरे विचार से ये है, और दुनिया मेरे विचार से चलनी चाहिए, सामने वाला मेरे विचार से संचालित होना चाहिए, कोई मेरा विचार चुरा न ले, अपने विचार पर कॉपीराइट बना लो। मेरा विचार वो बहुत भारी हो जाता है, करीब करीब दम घोट देता है, जान ले लेता है। इंटेलेक्चुअल लोग अपने विचार के फंदे में घुटकर ही अपनी जान देते हैं। ज़्यादा विचार हो जाएं तो बड़े घुटे हुए अनुभव करते हैं। इसीलिए ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो वो किसी न किसी व्यसन के शिकार हो जाते हैं, उनको कोई नशा चाहिए, या फिर एक रास्ता पागलखाने का भी खुला है। हमारे विश्व के महानतम इंटेलेक्चुअल्स इन दोनों रास्तों पे जाते हुए हमेशा देखे गए।
अगर वो प्रेम में डूबे तो उनको रास्ता मिल सकता है, लेकिन जो मस्तिष्क में बहुत पकड़ बना लेता है वो प्रेम से डरता है, घबराता है। प्रेम पर वो 100 किताबें लिख सकता है, लगातार 100 घंटे प्रवचन दे सकता है, लेकिन एक्चुअल अलाइव प्रेम का एक क्षण भी वो जी नहीं सकता। जो लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं वो इसके साक्षी होते हैं, भुक्तभोगी होते हैं। इसीलिए बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के साथ रहना एक त्रासदी ही बन जाती है, क्योंकि वो जानता तो हर बात है, तुमको हर बात समझा सकता है, तुमको हर बात बता सकता है, लेकिन जीना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीने के लिए हमको अपना मन शिफ्ट करना पड़ेगा। प्रेम तो हृदय में शिफ्ट करना पड़ेगा, तब थोड़ी देर के लिए मस्तिष्क बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और गहराई से जीना है तो उसको अपने नाभि केंद्र में शिफ्ट होना होगा, तब और मुश्किल होगी। तब तो उसको लगेगा कि मैं तो सब भूल गया, जो जाना था समझा था सब गया। नाउ आई एम सिंपली वाइल्ड, प्रिमिटिव, आदिम, कुछ भी नहीं आता, कोरी स्लेट की तरह हो गया। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो मस्तिष्क में पकड़ बनाने की बात को जानता है, मैं समझता हूँ वो उतरे नीचे तो ज़्यादा गहरा उतर पाएगा, क्योंकि एक जगह तो पकड़ थी उसकी, हमारी तो कहीं भी नहीं होती। तो वो अगर हृदय में उतरे तो बहुत गहरा उतरेगा, नाभि केंद्र में उतरे तो बहुत गहरा उतरेगा। लेकिन उसको डर सताता है, डर सताता है कि मेरे विचार का क्या होगा। फिर तुम्हारा विचार कुछ रह नहीं जाएगा, थोड़ी देर के लिए सारे विचार गायब हो जाएंगे, सारे विचार इवेपरेट हो जाएंगे, तिरोहित हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। उन पर पकड़ बनाना संभव नहीं होगा, और ऐसा ही दिखेगा कि विचार बस अस्तित्वगत है, एग्जिस्टेंशियल है, वो बह रहे हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन उन पर पकड़ नहीं। तो ये एक इंटेलेक्चुअल वे है कि अगर हम ये समझ बस डालें कि ठीक है, विचार बहुत महान है, उपयोगी है, लेकिन मेरा नहीं है। बेचैनी बहुत होगी, क्योंकि जो लोग ऐसे बौद्धिक लोगों को जानते हैं वो सारे झगड़े झंझट जानते हैं, वो इसी बात के हैं, मेरे और तुम्हारे विचार के। धर्मों के भी सारे झगड़े झंझट वही हैं। ये तो इंटेलेक्चुअल और मेडिटेटिव वे, जैसे सूत्र की बात हो रही, अपनी जीभ के बीच में आए। जीभ के बीच में अगर हम स्थिर होना सीख गए, प्रयोग कर लिया हमने, तो हम कितने भी उपद्रव के बीच में शांत बने रह सकते हैं। इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ द साइक्लोन। जैसे साइक्लोन का एक सेंटर होता है, चक्रवात जो होता है उसके बीच एक स्थिर केंद्र होता है। तुम उस स्थिर केंद्र में हो जाओ। तुम कहीं भी, घर में, ऑफिस में, बाजार में, कहीं भी हो सकते हो। मुंह खोलने का अभ्यास तो तुमने केवल सपोर्ट के लिए किया था, लेकिन अब तुम जीभ के बीच में स्थिर होना जान गए हो। तो तुम बस किसी से बात करते हुए भी अपनी जीभ के बीच में स्थिर हो जाते हो, और फिर तुमको कुछ भी छूता नहीं, ना तुमको अपमान छूता, ना तुमको सम्मान छूता। तुम सारी चीज़ों से परे हो जाते हो। और फिर जो सबसे अजीब चीज़ तुमको नज़र आएगी, जिसका कभी कभी एक्सीडेंटली, संयोगिक रूप से हर व्यक्ति अनुभव करता है, अचानक तुम्हारे पास ऐसे अद्भुत विचार आएंगे कि तुम कल्पना नहीं कर पाओगे कि ये तुम इनका उपयोग कर सकते थे। और जो भी तुमको सुन रहा होगा वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तुम चाहते भी तो यही हो कि तुम जो बात कहो वो कम्युनिकेट हो, संप्रेषित हो, उसका प्रभाव पड़े, लेकिन पड़ता कुछ नहीं, क्योंकि हम कंपन वाली ज़बान से बात करते हैं, जो कपकपाती हुई ज़बान है, जो लगातार बोलने में रस लेने वाली ज़बान है। स्थिर जीभ से अगर हम, अब स्थिर में
कुछ ऐसा करके उसको अकड़ा मत लेना कि बोलना भी मुश्किल हो जाए, लोगों को लगे कि स्थिर करना है तो उसको बिल्कुल लकड़ी बना देना है। स्थिर का तात्पर्य है स्टिलनेस, स्टिलनेस ऑफ माइंड, और बीच में जब केंद्रित होंगे तो वो स्टिलनेस दिखाई देगी। हिलेगी तो अभी भी, खाने पीने में सारा वही काम करेगी, हिलने डुलने का, वो फ्लैट नहीं हो जाएगी, लेकिन अब बेवजह कंपन नहीं होंगे, और तब तुम्हारे पास इंसाइट्स आएंगे। ये सेंटर ऑफ इंसाइट भी है। बहुत सारे लोग अंतर्दृष्टियों के लिए इसका उपयोग करते रहे, मिस्टिक्स इसको हमेशा से जानते रहे। तो जो मिस्टिक्स हैं वो इंसाइट्स के लिए इस सेंटर का उपयोग करते हैं। तब तुम्हारे पास ऐसे अद्भुत विचार आते हैं जो हमेशा लगते हैं कि उस पार से आ रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सीमाओं से नहीं आ रहे हैं, वो किसी असीमा से आ रहे हैं, लिमिटलेसनेस से आ रहे हैं, और वो हमेशा उपयोगी होंगे। अब जैसे कि इसका एक अलग उदाहरण समझें, उसके बाद बताते। जो नाभि का केंद्र है, जैसा कि सब जानते ही हैं कि बच्चा जब गर्भ में है तो उसी सेंटर से अपनी माँ से जुड़ा होता है, तो वो सेंटर ऑफ लाइफ भी है। वहीं से जीवन से वो जुड़ा था, वहीं से वो अपना नरिशमेंट ले रहा था, अपना पोषण ले रहा था। तो वो सेंटर बाद में भी एक्टिव रहता है कि जो एग्जिस्टेंशियल नरिशमेंट है, अस्तित्वगत पोषण है, वो भी उसको नाभि केंद्र से मिल रहा होता है। स्त्रियां चूँकि संतान को जन्म देने की क्षमता नैसर्गिक रूप से रखती है, हारा सेंटर या नेवल सेंटर से जो एसोसिएशन है उनका प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से प्रकृति ने नेचुरली, प्राकृतिक रूप से वो सेंटर उनका एक्टिव बना के रखा हुआ है, जो जीवन के लिए ज़रूरी है, आने वाली संतान के लिए भी ज़रूरी है। पुरुषों और स्त्रियों के बातचीत के बीच का यही सबसे बड़ा डिफरेंस है और यही सबसे बड़े झगड़े का विषय है, क्योंकि स्त्रियां कई बार अतार्किक रूप से बात कर सकती हैं, जिसका कोई ठीक ठीक तर्क वो नहीं बता सकती हैं कि मुझे ये करना है या मुझे नहीं करना है या मुझे ये लग रहा है, और वो उसको समझा नहीं सकती, लेकिन अंततः उनकी बात प्रायः ठीक निकलती है, क्योंकि वो उनके हारा सेंटर से आ रही होती है। अब हमने अपने विकास क्रम के साथ, अपने जो कल्चरल इनपुट हैं उनके साथ इस हारा सेंटर को भी क्लाउडेड कर दिया है, उसको हमने उतना शुद्ध नहीं रखा है, वो कंटेमिनेट हो गया है, तो उतना पूर्वाभास भी अब लोगों को नहीं रह गया है। जो सभ्यताएं अभी इस कल्चरल इनपुट से दूर हैं, ट्राइबल बहुत सारी ऐसी जो जगहें हैं, वहाँ अगर तुम जाओ तो देखोगे कि लोग बहुत इंट्यूटिव, वो बहुत कुछ ऐसा जानते हैं जो हमारे लिए चमत्कार जैसा लगता है। कई लोग जो ऐसे ट्राइबल स्पीशीज़ पर शोध करने गए तो वो हैरान रह गए कि ऐसे तो वो बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, उनके पास ज्ञान भी नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा जानते हैं जो हमेशा सटीक निकलता है। उनकी बात, उनको जीवन की समझ है, क्योंकि अगर तुमने हारा को समझा तो तुमने जीवन के मोमेंट को समझा। तुम बहुत विद्वतापूर्ण बात ना भी कर सको, लेकिन तुम जो समझ रहे हो बिल्कुल सटीक। इस ध्यान प्रयोग में दूसरा हिस्सा है सूत्र का, वो कहते हैं कि जब सांस अंदर जा रही हो तो हकार की ध्वनि को अनुभव करो। हकार एक साउंड है, उसको वो कह रहे हैं कि जो जबान पर हवा के टकराने से, यानी सांस के टकराने से जो ध्वनि पैदा होती है, उस साउंड की बात कर रहे हैं। भारत में ध्वनियों को बड़ी बारीकी से देखा गया। अब ओम कह देते हैं उसे,
इसको हकार कह दिया, यानी कि कुछ ऐसी ही साउंड पैदा होती होगी। इसको तुम ज़बरदस्ती पैदा मत करो, सूक्ष्म है, बहुत ही सटल है, लेकिन जब सांस भीतर जाती है तो एक ध्वनि पैदा होती है हल्की सी, उस ध्वनि के प्रति भी जागा जा सकता है। उस ध्वनि के प्रति जागने से भी विचार शून्यता घटती है, विचारों के पार जाया जा सकता है। विचारों के पार जाने का अर्थ इतना ही है कि तुम्हारी विचारों से पकड़ समाप्त हो जाती है, और विचार शून्यता का भी इतना ही अर्थ है कि तुम विचारों के जगत में हो सकते हो, लेकिन न उनकी पकड़ तुम पर है न तुम्हारी पकड़ उन पर है। जब उपयोग करना है विचार का, वो तुम तक आ जाता है या तुम उन तक चले जाते हो। इसके बीच में विचारों के बंधन की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला प्रयोग अगर कर लिया गया है, जीभ को स्थिर करने का, मन को जीभ के बीच में स्थिर करने का जो प्रयोग है, वो जीभ को स्थिर करने के जैसा ही प्रयोग है, तो ये दूसरी वाली बात भी बड़ी सरल हो जाती है। इसीलिए सूत्र में उसको दूसरे हिस्से में डाला गया है। अथवा अगर तुमने अपने खुले हुए मुंह में अपनी जीभ की स्थिरता को, स्टिलनेस को महसूस किया है, तो कुछ दिनों के प्रयोग में तुम अपनी सांस के टकराने की आवाज़ को भी सुनने में सक्षम अनुभव करोगे। तुम्हें लगेगा कुछ हल्की सी ध्वनि हो रही है, और एक बार वो ध्वनि जैसे ही तुम सुन पाते हो, सारी ध्वनियाँ खो जाती हैं। उस ध्वनि के साथ सारी ध्वनियाँ विलीन हो जाती हैं और तुम एक विचित्र सी शून्यता में प्रवेश करते हो, एक नथिंगनेस के स्टेट में या जीरो स्टेट में, या इसको ज़ेन नो माइंड स्टेट कहता है, या एम्प्टीनेस, रिक्तता, खालीपन, कुछ भी। तो इस प्रयोग को पहले करें। ये बड़ा सुंदर प्रयोग है, और जितना भी जादुई जगत अध्यात्म में पैदा हुआ, अलग अलग किस्म की क्षमताओं का, उसके पीछे ये छोटा सा प्रयोग रहा है। क्योंकि अगर एक बार तुम अपने मन को केंद्रित करने की प्रक्रिया को सीख गए, तो तुम उसको कहीं भी केंद्रित करके वहाँ का गुणधर्म उभार सकते हो, और फिर तुमको धीरे धीरे स्वयं ही पता चलने लगेगा कि मन को अब कहाँ ले जाना है, और तुम्हारे लिए वो रहस्य खुल जाएंगे। लेकिन पहले प्रयोग वहाँ ही करें जहाँ तुम्हारे लिए सरलता है। जैसे यहाँ पे जीभ के मध्य में सरलता है, हृदय केंद्र में सरलता है, नाभि केंद्र में सरलता है। ये इजी है। समझने की बात तो ये है कि तुम्हारे, इसको नख सिक बोलते हैं ना, पंजे से सिर तक सब कुछ मिस्टीरियस ही है। तुम कहीं से भी कोई यात्रा प्रारंभ कर सकते हो, और एक बार अगर तुम ये प्रक्रिया जान गए, तो फिर अस्तित्व में तुम्हारे लिए कुछ भी रहस्य नहीं रहता। तुम जहाँ कहीं भी अपने मन को केंद्रित करोगे, वहाँ के रहस्य तुम्हारे ऊपर प्रकट हो जाएंगे। लेकिन पहले मन को केंद्रित करना सीखना है, प्रयोग करना है उस पर। और इसलिए प्रयोग नहीं करना है कि तुमको कुछ जानना है या तुमको अतीन्द्रिय क्षमताएं पैदा करनी है। इसीलिए इस सूत्र में उनका कोई जिक्र नहीं, उनके जिक्र केवल मैंने समझाने के लिए किया है। सूत्र में इतना ही जिक्र है कि तुम मन को जीभ के बीच स्थिर करोगे, विचारों के पार चले जाओगे, विचार शून्यता में, और वही उद्देश्य है।
है।